हाँ सर, लाइव हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथीगण? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ यानी कि चंदू जैन के साथ इतिहास विषय की बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। मेरे प्यारे साथियों, नया दिन, नई शुरुआत और एक शानदार इतिहास की बात आप सभी प्यारे साथियों के साथ। आज हम विशेष तौर पर परिचर्चा करने जा रहे हैं हमारे आधुनिक भारत के अध्याय की। आधुनिक भारत हमारे इतिहास का एक ऐसा विषय जिसमें विद्यार्थी सबसे ज्यादा अगर परेशान होता है तो आधुनिक भारत के तिथि कर्म को लेकर के होता है कि कहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है। नवीन भाई, बहुत स्वागत आपका। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? कि सर किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, कहां से बनते हैं, इस तरह से थोड़ी सी यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, आधुनिक भारत कोई भी विषय, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं तो एक पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, उसके सिलेबस आपको पास पता होना चाहिए कि हम आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं तो उस आधुनिक भारत के अंतर्गत हम क्या क्या बातें पढ़ें। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? किस तरह की परिचर्चाएं हम वहां पर करें, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। जब हम आधुनिक भारत की परिचर्चा करते हैं, अंग्रेजी में इसे मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले क्या है ना? आधुनिक भारत की शुरुआत हम कब से मानते हैं? तो आधुनिक भारत की शुरुआत क्या हम 1707 से मान सकते हैं क्या? आधुनिक भारत पहले 1947 तक माना जाता था, फिर 1950 तक माना जाने लगा और अब आधुनिक भारत के बारे में कहा जाता है कि ना तो साहब ये 1947 तक है, ना ये 1950 तक है, यह सन 2000 ईस्वी तक का भारत है। क्या ये बात क्लियर हो गई? देखिए, हम बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझिए, जब भारत के इतिहास की परिचर्चा करते हैं, किसकी परिचर्चा करते हैं? भारत के इतिहास की बात करते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा। तो भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है क्या? अरे बोलो, हाँ या ना के बात की चर्चा करिए। भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला आता है यहाँ पर प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत। और आजकल तो ऐसा कहा जाने लगा है, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, कि भारत के इतिहास को तीन भागों में नहीं बांट करके चार भागों में बांटा जाता है। क्या बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सही सुना, चार भागों में बांटा जाता है। अब आप कहोगे सर चौथा भाग कौन सा है? अभी परिचर्चा करते हैं। यह मध्यकाल हो गया। ठीक है, ये तीसरा भाग हो गया जिसे हम कहते हैं आधुनिक भारत। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके कालक्रम को लेकर के बात को समझने की कोशिश करिएगा कि हमारा जो प्राचीन भारत है यह शुरू होता है प्रारंभ से। कब तक माना जाता है? प्रारंभ से लेकर के 647 ईस्वी तक माना जाता है, जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। मध्यकालीन भारत 1206 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। आधुनिक भारत जो है वह 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक। यहां पर आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर आपने जब हमें मध्यकाल और आधुनिक लिखाया तो 1707 से शुरू करके 1707 पे खत्म कर दिया, लेकिन मध्यकाल में तो आप देखिएगा लगभग 550 सालों का अंतर है ना? ऐसा अंतर क्यों आया, है ना? क्या कारण रहा? तो मेरे दोस्त, इस काल को माना जाता है पूर्व संक्रमण काल, या हम सिंपल सी भाषा में लिख लीजिएगा संक्रमण काल। लेकिन क्या वास्तव में यह संक्रमण का काल था? हाँ, क्या ये संक्रमण का काल था क्या? नहीं, ये हमारे इतिहास में संक्रमण का काल तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं राजपूत काल। फिर एक प्रश्न आता है कि साहब इस काल में केवल और केवल राजपूत राजवंशी ही हुए क्या? हाँ, क्या राजपूत राजवंशी हुए क्या? बंगाल के पालों को देखिएगा, सेनों को देखिएगा, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, है ना? कश्मीर के लोहारों को देखिएगा, करकोट राजवंश को देखिए, उत्पल राजवंश को देखिए, जेजाक भुक्ति के चंदेल राजवंश को देखिए, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट राजवंश को देखिए, वह तो राजपूत नहीं थे। तो क्या इस पूरे काल को यानी कि 647 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक के कालक्रम को हम राजपूत काल या संक्रमण काल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो फिर इसे आजकल क्या कहा जाने लगा? याद रखिएगा, इसे कहा जाने लगा पूर्व मध्य काल। सबसे लोकप्रिय नाम है पूर्व मध्य काल। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये सब चीजें मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को समय आने पर, है ना? ये तो केवल हम आधुनिक भारत तक पहुंच रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ।
फिर आप कहोगे सर आजकल 4 काल बताए जाने लगे हैं, 4 भाग बताए जाने लगे हैं, तो चौथा माना जाने लगा है आजादी के बाद। आजादी के बाद समझ में आ गई क्या? आजादी के बाद का तात्पर्य है 1947 से लेकर के सन 2000 ईस्वी तक का भारत। क्या ये बात क्लियर? वेरी गुड, बताएं क्या ये बात क्लियर हो गई? आजादी के बाद का तात्पर्य क्या है यहां पर? आजादी के बाद का मतलब है कि 1947 से लेकर के 2000 ईस्वी तक का भारत कैसा था। ठीक है, अब आजकल थोड़ा सा इतिहासकार और आगे बढ़ गए, जो मॉडर्न इतिहासकार आ रहे हैं जिन्हें हम आधुनिक इतिहासकार कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सर 2000 तक का ही इतिहास क्यों पढ़ना, पहले इतिहास हजारों सालों में बदला करता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? और आजकल इतिहास जो है वह कुछ सालों में बदल रहा है, तो कहा जाने लगा है कि 1947 से लेकर के हम वर्तमान तक के भारत की परिचर्चा करेंगे। आजकल ये सवाल आने लगे। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सेट का पेपर हुआ था, ये बात मैं आपको बता दूं, मैंने यूट्यूब पर शो करवाया हुआ है, आप देख लीजिए, उसमें यही प्रश्न आया था आपके जो मैं बता रहा हूं। अब बताना आपको है कि नए पैटर्न से पढ़ना है या पुराने से पढ़ना है। बताना आपको है कि पूरी तरह से नवीन पद्धति के आधार पर अध्ययन करना है, या वही पुरानी पद्धति जो दकियानूसी बातें हैं उनके आधार पर ही हमें पढ़ना है। मुझे लगता है कि चीजें जो समय के अनुसार बदलाव मांगती है, हम उस आधार पर ही इतिहास लेखन करना चाहिए, हमें उस आधार पर ही इतिहास को पढ़ना चाहिए। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आजकल इतिहास क्या है, हर पल बदल रहा है। इतिहास है क्या आखिर? इतिहास क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो अतीत है उस अतीत का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो आजकल जो है यह आजादी के बाद वाला चैप्टर आपके सिलेबस में भी जोड़ दिया गया है, आपको पता होगा। बस फर्क इतना है कि अभी आपके सिलेबस में 1947 से 2000 ईस्वी तक का भारत है, 2000 ईस्वी के बाद वाला भारत आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। क्लियर? चलिए, बहुत सुंदर। अब हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत। साहब आधुनिक भारत में क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, हाँ, और किस तरह से इसकी शुरुआत होती है? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि हमारे इतिहास में मुगल आए, पानीपत का युद्ध लड़ते 21 अप्रैल सन 1526, मुगल 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद जो है यह मुगल मेरे प्यारे साथियों क्या हो गए, याद रखिएगा, कमजोर हो गए। हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। मुगल क्या हो गए साहब? कमजोर हो गए। अब मुगल कमजोर हो गए तो स्वाभाविक बात है सत्ता का स्थानांतरण होगा। याद करिए सल्तनत काल, सल्तनत काल में सबसे ताकतवर राजवंश के तौर पर हम खिलजी को मान सकते हैं, तुगलक को मान सकते हैं। सैयद कमजोर होने लगे, ठीक है ना, और लोधी कमजोर हो गए, तो जिसका फायदा बाबर ने उठाया था। मान लीजिए बालक है, ये पैदा हुआ, घुटने के बल चला, थोड़ा सा बड़ा हुआ, किशोर अवस्था में आया, तो मेरे दोस्त एक दिन तो बूढ़ा होगा ना, मरेगा ना, पतन तो होगा ही सही। मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। मुगल साम्राज्य का जैसे ही पतन हुआ तो इस सत्ता का स्थानांतरण हो गया यूरोपियंस के पास। यूरोपियन 5 प्रकार के थे हमारे भारत में आए, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेंस आए और फ्रांसीसी आए। उनमें सबसे ताकतवर थे ब्रिटिश, है ना। इस ब्रिटिश ने सबको पराजित करके पूरे भारत पर क्या कर लिया, अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया, सत्ता को पकड़ बना ली। समय के साथ ब्रिटिश क्या करने लगे, हमारे भारत का शोषण करने लगे। इन्हीं के खिलाफ क्या होने लगे, विरोध में आंदोलन होने लगे। और ये जो आंदोलन हुए ना, इसको ही हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब 2-3 बातें यहां पर समझिएगा, ठीक है। क्या समझना है साहब? बहुत अच्छे से समझिएगा, चीज अपने आप क्लियर होगी। देखिए, मुगल कमजोर हुए, और यहां पर कमजोर होने के बाद इनका पतन हुआ, तो यहां पर हमारा टॉपिक बना उत्तरकालिक मुगल। अरे बना या नहीं बना? उत्तरकालिक मुगल। उत्तरकालिक मुगल आए, यूरोपियन आए, समय के साथ इन्होंने अपनी शक्तियों का स्थापना किया। तो याद रखिएगा, यूरोपियन का भारत आगमन, यूरोपियन का भारत आगमन। अब इन यूरोपियन में 5 प्रकार के यूरोपियन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन थे? ब्रिटिश थे। इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बना ब्रिटिश सर्वोच्चता का उदय, ब्रिटिश सर्वोच्चता का उदय।
हमारे मोहल्ले में बेसिकली कई सारे ऐसे लोग थे, क्या ये बात क्लियर हो गई? हमारे मोहल्ले में कई सारे ऐसे लोग थे जिनको पराजित करके मुझे उस गांव का सरपंच बनना था, तो उनको हराना पड़ेगा, नहीं पढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं क्षेत्रीय शक्तियों से टकराओ। क्षेत्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी मेरे दोस्त? हम कह सकते हैं सिख थे, क्या बात क्लियर हो गई? मैसूर थे, कर्नाटका थी, बंगाल थी, अवध थी, क्या बात क्लियर हो गई? उनको पराजित किया गया, क्या बात क्लियर हो गई? अब अंग्रेज आए तो इन्होंने अपनी सर्वोच्चता की स्थापना की और भारत में तरह तरह के नियम बनाए और दुर्भाग्य से उसे नाम दे दिया संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। समय के साथ इन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया, रिफॉर्म इन एजुकेशन। समय के साथ इन्होंने प्रेस लेकर आए, छापाखाना ये लेकर के आए, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने हमारे समाज में सुधार किया, जिसे हम सामाजिक और धार्मिक आंदोलन कहते हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? अब साहब जब सुधार होते हैं तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं क्या होने लगता है जी, विरोध के स्वर बुलंद होने लगते हैं। इसीलिए हम हमारे इतिहास में क्या पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं जन आंदोलन। हाँ या ना का जवाब दीजिए। क्या पढ़ते हैं? जन आंदोलन पढ़ते हैं। हम इसी समय पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, द रिवॉल्ट ऑफ द 1857। 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में वह क्रांति थी जिन्होंने अंग्रेजों को हिला करके रख दिया। लगने लगा कि भाई साहब अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है। क्या बात क्लियर हो गई? तो ये चीजें थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। अब अंग्रेज आए, सर्वोच्चता थी, तो स्वाभाविक बात है इनका कुछ प्रभाव भी होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर राष्ट्रीय आंदोलन चला, और राष्ट्रीय आंदोलन जब हमारे इतिहास में चला तो आपको ये बात पता होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि कहीं ना कहीं इसके 3 भाग हैं। कब से चला था? 1885 से चला, कांग्रेस की स्थापना होती है, और कब तक चला? 1947 तक चला। ठीक है, तो 3 भागों में पहला भाग जिसे हम क्या कहते हैं, उदारवादी कहते हैं, लिबरलिज्म कहते हैं। यह कब से कब तक? 1885 से लेकर के 1905। 1905 में बंगाल विभाजन होता है, और बंगाल विभाजन हमारे देश में उग्रवाद को जन्म देता है, एक्सट्रीमिज्म को जन्म देता है। उग्रवाद 1905 से लेकर के कब तक चला भैया? 1919 तक। 1919 में हमारे गांधी जी भारत आ गए, और वहीं से एक आंदोलन की शुरुआत हुई, इस नाम की शुरुआत हुई जिसे हम कहते हैं गांधीवादी आंदोलन। 1919 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। और फिर एक टॉपिक आपको पता ही है, डेट इज आजादी के बाद भारत। आजादी के बाद भारत। अब ईमानदारी से बताओ, ये जब हम इस तरह से पढ़ते हैं तो क्या आपको इतिहास विषय में आधुनिक भारत के पाठ्यक्रम को रटने की आवश्यकता है क्या? मुझे तो महसूस नहीं हो रहा। एक बार दोबारा से देखिए, मुगल 1707 में भारत मुगल आए, मुगल 1707 में औरंगजेब मर गया, इसके बाद मुगल कमजोर हो गए, तो कमजोर हो तो स्वाभाविक बात है सत्ता का स्थानांतरण होना ही था। ये नियम है, ये कायदे हैं, ये कानून है, ये प्रक्रिया है, ये सिद्धांत है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद क्या हुआ, तो यूरोपियन भारत आए, 5 प्रकार के यूरोपियन आए। पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए थे। क्या बात की? 1498 में आए थे, 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से इन्हें भारत से बाहर निकाला गया था। इसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन्स आए, और फिर फ्रांसीसी आए थे। उनमें सबसे ताकतवर थे ब्रिटिश, ठीक है ना। इन्होंने भारत का शोषण किया, इसीलिए भारत में क्या हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता, इंडियन नेशनल मूवमेंट चलाया गया। 3 भाग थे जी, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। क्या बात क्लियर? थोड़ा सा इधर आइए। उत्तरकालिक मुगल की शुरुआत करते हैं, ठीक है। कमजोर हुए तो कुछ शासक, इनमें यूरोपियन का भारत आगमन, ब्रिटिश सर्वोच्च शक्ति थे, तो ब्रिटिश सर्वोच्च, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, अवध, मैसूर, ठीक है, बंगाल, सिख, रणजीत सिंह जी, लाहौर की संधि पढ़ते हैं। ये बात पता होगी। इनका प्रभाव पढ़ेंगे, ब्रिटिश शक्तियों का प्रभाव सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है। इसके बाद संवैधानिक विकास, इन्होंने नियम कायदे बनाए, कानून बनाए भारत में शासन करने के लिए, इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहते हैं। इसी समय हम 1947 के बाद में भारत में संविधान सभा का विकास पढ़ते हैं, जो 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत के संविधान को भारत में लागू करें।
ठीक है। फिर शिक्षा प्रेस लेकर आए, सामाजिक धार्मिक सुधार लिया। अब देखिए हर चीज, हर सुधारों का समर्थन नहीं किया जाता, कभी कभी किसी का विरोध भी किया जाता है, इसीलिए भारत में जन आंदोलन हुए, 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, आजादी के बाद भारत को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक है, लेकिन आप कहोगे सर इससे काम नहीं चलता, इसीलिए मेरे प्यारे साथियों घबराना नहीं, हमने आपके लिए पूरा टेबल बनाई है और उसी टेबल पर परिचर्चा करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूं। ठीक है, हाँ या ना का जवाब दीजिए। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए साहब, सबसे पहले यहां पर हमारा टॉपिक क्या होगा, याद रखिएगा, यूरोपियन का भारत आगमन। आप भी लिख लीजिए ताकि आपको भी पता रहे कि हाँ ये हमें पढ़ना है, कौन सा कब क्या फैक्ट्री वैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी, वो सब चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, दूसरा हमारे बीच में जो टॉपिक होने वाला है, यूरोपियन 5 आए थे। ठीक है, 5 आए थे यूरोपियन। ठीक है, 5 में सबसे शक्तिशाली कौन थे? याद रखिएगा ब्रिटिश, इसीलिए हम पढ़ते हैं ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास। नंबर 2, ब्रिटिश, आराम से लिखिए, साफ सुथरा लिख रहा हूं, राइटिंग समझ योग्य है, सर्वोच्चता का विकास, ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अगला तीसरा, अब सब ब्रिटिश भारत आ तो गए, लेकिन क्षेत्रीय राज्यों के साथ क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहां पर तीसरा पॉइंट आता है क्षेत्रीय राज्य। क्षेत्रीय राज्य पढ़ेंगे तब बहुत विस्तार से परिचर्चा करेंगे। एक बार पाठ्यक्रम पर परिचर्चा करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार एक सैनिक युद्ध मैदान में जाता है तो उसके लिए हथियारों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आपके पास आपका पाठ्यक्रम बेहद जरूरी है, क्योंकि आप सैनिक हैं और आपका युद्ध का मैदान आपकी परीक्षा है। ठीक है, चलिए, क्षेत्रीय राज्यों को पराजित किया, ब्रिटिश सर्वोच्च हो गए, तो इन्होंने भारत में संवैधानिक विकास प्रारंभ किया। ठीक है, क्या शुरू किया? भारत में संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। यहां से अक्सर आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं, तो उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लगभग 3 से 4 सवाल संवैधानिक विकास से हमारे पास आते हैं। फिर हम पढ़ते हैं ब्रिटिश नीतियां और उनके प्रभाव। क्या पढ़ते हैं? याद रखिएगा, ब्रिटिश नीतियां व उनके प्रभाव। कई सारी ब्रिटिश नीतियां हैं, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, इन सब के ऊपर बहुत शानदार परिचर्चा हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वेरी गुड, चीजें समझ में आनी चाहिए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि इतिहास का एक ऐसा कोर्स आपके समक्ष उपलब्ध करवाया जाए जो पूरी तरह से नया हो, ठीक है, अपडेटेड हो, आपकी परीक्षा के उपयोगी हो। अब इस बार भी काफी अच्छा प्रदर्शन आपने देखा, हमारी कई सारी परीक्षाओं में रहा। स्कूल व्याख्याता में 140 में से 103 प्रश्न हमने मिलवाए। ठीक है, यूपीजीडीसी में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा मेरे प्यारे साथियों, उत्तराखंड लेक्चरर, एचपी सेट, कई सारी परीक्षाओं में इस बार लगभग माना भी जाए तो 70% से ज्यादा स्कोर हमारा रहा। ये सब हमारी मेहनत और आपकी कामयाबी दोनों का परचम बुलंद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रिटिश नीतियां आई तो अंग्रेज जब भारत में आए तो कई सारे सुधारों की बात करने लगे। कहां पर सुधार करना चाह रहे थे? इन्होंने बोला जी सबसे पहले काम करो, समाज में सुधार करो, है ना, सामाजिक व, इन्होंने कहा धर्म में सुधार करो जी, धार्मिक सुधार, इनको हम पढ़ते। ठीक है साहब, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर यह जब समाज और धर्म में सुधार करने लगे तो इन्होंने बोला जी एक काम करते हैं, शिक्षा भी लेकर के आते हैं, क्योंकि 10,000 अंग्रेजों ने 30 करोड़ भारतीयों पर शासन किया था। यह बात एक बार विचारणीय बिंदु है। क्या कि ऐसा क्या था और क्या कमी थी हमारे भारत में कि 10,000 अंग्रेज 30 करोड़ भारतीयों पर शासन कर करके चले गए, और मतलब ऐसा हमारे भारत को इन्होंने लूटा, जिसकी क्या कहा जाए। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इसके संदर्भ में आवाज उठाई।
धन निष्कासन का सिद्धांत, द ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, उन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत की। ठीक है ना। तो ऐसा क्या हुआ? तो लॉर्ड मैकाले का वह कथन मुझे याद आता है जब उसने भारत में शिक्षा के संदर्भ में कहा था, तो शिक्षा व प्रेस का विकास, प्रेस के विकास से काफी अच्छे सवाल इस बार पूछे गए, लगभग 2 प्रश्न आए थे। तो लॉर्ड मैकाले क्या चाहता था कि मैं भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता हूं जो चमड़ी से तो भारतीय हो पर दिल और दिमाग से अंग्रेज होना चाहिए। बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, चले इसके बाद नंबर 8 पे आता है स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, सॉरी, अभी जन आंदोलन, और यहां पर लिखिए सबसे पहले जन आंदोलन। जन, किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, अपदस्थ राजाओं का विद्रोह पढ़ेंगे, नागरिक विद्रोह पढ़ेंगे, वो सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जन आंदोलन के बाद में हम यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे कहते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। चलिए इसके बाद अब हमारा टॉपिक आता है स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन। थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन कब से कब तक चला? 1885 जब कांग्रेस की स्थापना होती है वहां से 1947 ईस्वी तक। इसके 3 भाग। पहला, नंबर 1, उदारवादी। कब से कब तक? 1885 से लेकर 1947 तक, सॉरी 1905, 1905 बंगाल विभाजन। नंबर 2, उग्रवादी। 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक जब गांधी जी भारत आते हैं। और जो तीसरा चरण आता है उसे हम कहते हैं गांधीवादी, 1919 से लेकर 1947 तक। लिख लो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उद्देश्य एक ही है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, टारगेट एक ही है। इसके बाद कुछ टॉपिक और जिनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। पहला टॉपिक हमारे बीच में जो अगला आता है, नंबर 11, आजादी के बाद। आजादी के बाद सन 1947 से लेकर के सन 2000 ईस्वी तक का भारत, इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसने हमारे इतिहास को प्रभावित किया है, उनके बारे में बेहद विस्तार से परिचर्चा आपके सामने किया जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक और आता है जिसे सामान्यतः विद्यार्थियों को नहीं बताया जाता है, अनभिज्ञ रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये मैं बता दूं आपको। आधुनिक भारत के अन्य तथ्य। आधुनिक भारत के अन्य तथ्य। ये अन्य तथ्य करके चैप्टर जो है ना, मैं अक्सर पढ़ाता हूं और ये मुझे काफी अच्छा लगता है, विचारणीय है। अन्य तथ्यों में क्या बताया जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे आधुनिक भारत में कोई आयोग बना। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई आयोग बना तो उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। कई सारे गवर्नर रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वायसराय रहे हैं, इनके बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, कोई महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, उनके बारे में बात करेंगे। कोई महत्वपूर्ण बुक से किताबें हैं,
जो मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा में आपको पता होना चाहिए, तो उनके बारे में भी यहाँ पर परिचर्चा की जाएगी जो आपके सिलेबस से जुड़ी हुई रहेगी। क्या बात क्लियर हो गई? आयोग हो गए, गवर्नर हो गए, वायसराय हो गए, कथन हो गए, कुछ ऐसे फैक्ट जिनको सामान्य नजरअंदाज कर दिया जाता है, उनके बारे में आपसे परिचर्चा करेंगे। क्या बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब साझा करिए। तो ये हम चीजें हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, ये आपका आधुनिक भारत कहां से शुरू किया था, यूरोपियन के भारत आगमन तक, कहां तक लेकर गए, आजादी के बाद सन 2000 तक लेकर गए थे। बाकी मेरी एक छोटी सी इच्छा ये रहेगी कि घंटे भर की क्लास सन 2000 से लेकर के वर्तमान तक के परिप्रेक्ष्य को लेकर के रखूंगा। अगर आप लोग साथ देंगे तो ज्यादा नहीं, 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे उसको। आजादी यानी कि सन 2000 से वर्तमान तक किस प्रकार की घटनाएं हमें हमारे भारत में देखने को मिलती है, जहां से सवाल बन सकता है, चाहे वो कोरोना नाम की महामारी हो, नोटबंदी हो, सरकार का बदलाव हो, एनडीए की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, गठबंधन की सरकारों से हम बहुमत की सरकारों की तरफ आए, उनके बारे में भी बात करेंगे। केवल 1 घंटे की क्लास लगती है, इससे ज्यादा वह नहीं होती है, तो वह मैं आपको अलग से बता दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो, क्योंकि सब काम जो है ना वो आपस में चर्चा परिचर्चा के साथ हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये आपने अपने रजिस्टर में लिख लिया होगा। सबसे पहला यूरोपियन का भारत आगमन, ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास, क्षेत्रीय राज्य संवैधानिक विकास, ब्रिटिश नीतियां उनके प्रभाव, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, शिक्षा व प्रेस का विकास, जन आंदोलन 1857 की क्रांति है, स्वतंत्रता आंदोलन है, 3 भाग है उसके, उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी, और मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा उसके बाद आजादी के बाद भारत और आधुनिक भारत के कुछ अन्य तथ्य। मैं इन लाइनों को नहीं मिटा रहा हूं, इनको रख लेते हैं, मान लीजिए कभी काम आ जाती है तो याद रहेगी। पहला टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम का यूरोपियन का भारत आगमन। यह लाइट चली गई है, थोड़ा सा लाइट चली गई है, थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जयपुर में इस समय थोड़ा मौसम जो है वह सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, इसलिए लाइट का इश्यू है। ठीक है, ट्रिप कर गई है, अभी 1-2 मिनट इंतजार करते हैं। तब तक मैं इस पीपीटी को सेव कर लेता हूं। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, जहां पर लाइट की बचत की जा सकती है उनको मैं कर रहा हूं, ठीक है। नहीं तो यूरोपियन के भारत आगमन से क्लास कल भी ली जा सकती है, क्योंकि यह परिचयात्मक क्लास थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए कल मिलते हैं, फिर एक काम करते हैं यूरोपियन के भारत आगमन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कल शाम को 5 बजे मिलेंगे, ठीक है ना?